चलिए और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। नेपाल से पर्वतारोही बलजीत कौर पर बड़ी खबर आपको देंगे, जहां अन्नपूर्णा चोटी पर बलजीत कौर की गुम होने की खबर गलत साबित हुई है। बलजीत कौर को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर लिया गया है। एयरलिफ्ट कर अन्नपूर्णा बेस कैंप उन्हें लाया गया है। मेडिकल जांच के लिए बहुत जल्द उन्हें काठमांडू भेजा जाएगा। हिमाचल की पर्वतारोही है बलजीत कौर, सोलन की रहने वाली है और उनसे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां नेपाल में माउंट अन्नपूर्णा पर बेस कैंप के ऊपर वो लापता हो गई थी, जिनका पता चल चुका है और सक्सेसफुली उन्हें एयरलिफ्ट किया जा चुका है। रेस्क्यू टीम के साथ उनका संपर्क हो चुका है। मेडिकल जांच के लिए उन्हें बहुत जल्द काठमांडू पहुंचाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल की पर्वतारोही बलजीत कौर बिल्कुल सुरक्षित है और रेस्क्यू टीम के साथ उनका संपर्क किया जा चुका है। अन्नपूर्णा चोटी पर बलजीत कौर की खबर गलत साबित हुई है। इससे पहले खबर आई थी कि हिमाचल की ये पर्वतारोही बलजीत कौर बेस कैंप 4 के बाद गुम हो गई है, लापता हो गई है, इनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, इन्हें सुरक्षित एयरलिफ्ट किया जा चुका है और एयरलिफ्ट के बाद अन्नपूर्णा बेस कैंप पर इन्हें लाया गया है। मेडिकल जांच के लिए काठमांडू भेजा जाएगा। हिमाचल की रहने वाली है, सोलन से ताल्लुक रखती है और बलजीत कौर सकुशल उन्हें एयरलिफ्ट किया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, नेपाल के माउंट अन्नपूर्णा के बेस कैंप 4 से ये लापता हो गई थी, लेकिन कोशिशों के बाद रेस्क्यू टीम के साथ इनका संपर्क हुआ, इनकी लोकेशन को ट्रेस किया गया, जिसके बाद इन्हें सक्सेसफुली अब एयरलिफ्ट किया जा चुका है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अन्नपूर्णा चोटी पर बलजीत कौर को एयरलिफ्ट किया जा चुका है, सुरक्षित है और बहुत जल्द इन्हें मेडिकल जांच के लिए काठमांडू भेजा जाना है। साथ ही आपको यह बता दें कि नेपाल मीडिया के अनुसार बलजीत कौर के साथ रेस्क्यू टीम का संपर्क सफलतापूर्वक हो गया है। 3 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया था, जिसके बाद बलजीत कौर का पता लगाया जा सका और अब इन्हें एयरलिफ्ट किया जा चुका है। ये बिल्कुल सकुशल है, जीवित है और बहुत जल्द मेडिकल के लिए इन्हें काठमांडू ले जाया जा रहा है। रोही बलजीत कौर के बारे में खबरें आ रही हैं, अन्नपूर्णा पीक से वो उतर रही थी, मगर अब तक उनके बारे में कई अफवाहें चल रही हैं। सर, क्या खबर निकल कर आई? इस जर्नी से पहले उन्होंने आपसे मुलाकात भी की थी। जी बिल्कुल, जब उन्होंने ये पीक को स्केल करना था, इस पहाड़ को चढ़ना था, उसके पहले मुझे वो शिमला में आके मिली थी विधानसभा के सत्र में और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं बिना ऑक्सीजन के चढ़ने जा रही हूँ। तो मैंने उनको कहा था कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखें, क्योंकि इस तरीके से इतने हाइट पर जाना बिना ऑक्सीजन के जो है वो खतरे से खाली नहीं है। मगर उन्होंने मुझे पूरा विश्वास जताया कि मैंने अपने को एक्लेमेटाइज किया है, सारी ट्रेनिंग प्राप्त करी है, तो हमने उनको अपनी शुभकामनाएं दी। अभी आज सुबह से कई कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से चली हुई है, अखबारों मीडिया में चली हुई है। तो अभी तो मैं, जब तक हमें कोई औपचारिक जो है वो घोषणा नहीं आती है सरकार के द्वारा, तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो सेफ हो। कई रेस्क्यू ऑपरेशंस वहाँ चल रहे हैं, कई हेलीकॉप्टर वहाँ पे उनको ढूंढ रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि वो सेफ होंगी और सुरक्षित होंगी, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और जब भी कोई इसमें ऑफिशियल जैसे ही अपडेट आता है, उसके बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। आप अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि लगातार संपर्क में हैं उनसे कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? हाँ बिल्कुल, सरकार, हमारी चीफ सेक्रेटरी, हमारे डीजीपी जो है वो लगातार उनके साथ संपर्क में है और यही प्रयास कर रहे हैं, यही कामना कर रहे हैं कि वो सेफ हो और जैसे ही इसकी और कोई औपचारिक जानकारी आती है, वैसे ही हम इस पे अपनी अगली कार्रवाई जो है वो करेंगे। तो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि बलजीत कौर सुरक्षित हों और साफ तौर पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह तमाम चीज़ों पर खुद जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, अधिकारियों से संपर्क में हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मन्नू के साथ मरवे मिश्रा, न्यूज़ 18। तो हिमाचल के खेल मंत्री विक्रमादित्य को आप सुन रहे थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये पीक सबमिट करने से पहले बलजीत कौर उनसे मिलने पहुंची थी और बलजीत कौर सकुशल है, इसको लेकर उन्होंने खुशी जताई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर उत्पल कौल ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीटवाल में शारदा मंदिर को खोला गया है, ये स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि हम एक कॉरिडोर की मांग करते हैं ताकि हिंदू पीओके में शारदा मंदिर जा सके। उन्होंने कहा कि हम कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से
कब्जा की गई जमीन को खाली कराने की मांग करते हैं। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए ताकि जमीन वापस ली जा सके और दोषियों को सजा मिल सके। कश्मीरी हिंदुओं को क्या मसाइल दरपेश हैं, इस बारे में ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर उत्पल कौल हमारे साथ मौजूद हैं। उत्पल जी, सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि जो टेम्पल्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या है वो मुद्दा और क्या चाहते हैं आप? दरअसल क्या है कि मैं भारत सरकार को भी ये बताना चाहता हूँ, यूटी सरकार को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक्टिव टेम्पल जो थे वो 1500 के लगभग थे जब हम 89-90 में कश्मीर से जब हम निकाले गए, और उन एक्टिव टेम्पलों में से 450 टेम्पलों को जलाया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, और उनके साथ जो जमीनें थी, और मैं ये बताना चाहता हूं ये जमीनें आज की नहीं है, ये 10 साल 100 साल की नहीं है, ये हजारों सालों से जो अग्रहारा होता था, जो हिंदू टाइम में राजा हर मंदिर को जमीन देता था, ये उस टाइम से चला आ रहा है। और जब इस्लामिक रूल था कश्मीर में तब भी था ये। तो ये जमीनों पर अब रेवेन्यू रिकॉर्ड बदलकर फिक्टिशियस कागज बनाकर और फोर्सफुली कब्जा करके ये हमारी जो मंदिरों की जो जमीनें हैं वो कब्जा कर रहे हैं लोग। और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जो ऐसा करने वाले लोग हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए और एक एसआईटी बनाया जाए कि पूरी इंक्वायरी हो कि पूरे कश्मीर वैली में कि कहां पर किस किस मंदिर को क्या हालात है और कहां कितनी जमीन थी और उसका कब्जा किन लोगों ने किया है, और वो जमीन वापस उनसे छीन के मंदिर को हवाले की जाए। अभी हाल ही में जो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से एक ऑर्डर आया, उसमें ये कहा गया कि जो गैर कानूनी तौर पर लीज आउट किया गया है मंदिरों का जमीन, और उसको इंक्वायर किया जाए और पूरा तहकीकात की जाए कि किसने इस तरह की गलती करी है, किसने इस तरह का गैर कानूनी काम किया है और उन्हें सजा दी जाए। और वो जो लीज आउट जमीन है, इलीगली जो लीज आउट की गई है, उसको वापस टेम्पल का जो ट्रस्ट है उसको वापस किया जाए। तो कितना बड़ा स्टेप आप मानते हैं कि वो एक स्टेप है इस तरफ जो आप चाहते हैं? मैं ये मानता हूं कि ये एक पहला स्टेप है और ये मुबारकबाद देने वाला स्टेप है, अच्छा स्टेप है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, क्योंकि ये तो एक छोटे लेवल पर हुआ है। इसका जो दायरा है, इसका दायरा बहुत बड़ा दायरा है। बहुत सारी जमीनें फिक्टिशियस पेपर बनाकर लीज आउट, सेल आउट किया गया है। कोई भी आदमी, कोई भी शख्स मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को नहीं बेच सकता है, उसकी जमीन नहीं बेच सकता है, ये कानूनी जुर्म है। तो इसलिए इस सब को रद्द किया जाना चाहिए, और जिन्होंने ये फिक्टिशियस कागज या लीज आउट किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। जिस तरह से रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है, उसके एक हिस्से के तौर पर कश्मीरी पंडित जो हैं उन्हें एक स्पेशल पीएम पैकेज के तहत नौकरियां दी गई, और कुछ हालात जब बिगड़े तो उसके बाद वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो हैं जम्मू में कुछ देर तक रहे, अब वो दोबारा कश्मीर में काम कर रहे हैं। उनके बारे में आपको लगता है कि क्या कुछ स्टेप्स उठाने की जरूरत है? जब कश्मीरी हिंदू के लिए पीएम पैकेज बनाई गई और उनको एक दस्तखत करवाया गया कि आप लोग वापस नहीं आएंगे, और मुझे लगता है कि ये ऐसा जो एफिडेविट भरवाया गया है, ये पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर ऐसा एफिडेविट नहीं होता है। और अब जब वहां कुछ हालात हो गए और पूरे एम्प्लॉयज यहां, और मैं भी उनके साथ था, उन्होंने 8 महीने यहां स्ट्राइक की, और उनको गवर्नमेंट ने उनको पूरा आश्वासन दिया कि जो आपकी डिमांडें हैं, चाहे वो सिक्योरिटी को लेके हो, चाहे अकोमोडेशन को लेकर हो, चाहे ट्रांसफर के बारे में, हम आपको बड़ा सिंपैथेटिकली और जल्दी से जल्दी उस पर निवारण करेंगे। और मैं ये सरकार से बोलना चाहता हूं कि कुछ हजार, 3-4 हजार ये अपार्टमेंट, छोटे अपार्टमेंट, 2 रूम अपार्टमेंट बनाने के लिए 12 साल लगे, और ये तो बहुत ही मतलब इट इज दयनीय हालत है। ये ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जो भी किराया पर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज रह रहे हैं उनके लिए जल्दी से जल्दी अकोमोडेशन का प्रबंध किया जाए, ये हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड है।
ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और ये कहा गया कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनके 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए। तो क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों के लिए ये जो कोटा दिया गया है, जो 2 MLAs दिए गए हैं, ये काफ़ी है या कुछ और आप डिमांड कर रहे हैं? मैं खुद जो डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरमैन थी रंजना देसाई, मेरी और उनका जो पूरा टीम था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के थे, मैंने उनसे 2 घंटे पूरी प्रेजेंटेशन देके उनसे बात की और उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि हम कश्मीरी हिंदू प्रॉपरली स्टेट असेंबली में हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए और इस वक्त जो हम सारे डिस्पर्स हैं, हम भारत में करीबन 100 से 150 जगह रह रहे हैं, हम विदेशों में रह रहे हैं, तो इसलिए हमारे 5 मेंबर हो। और मैंने खाली कश्मीरी हिंदू के लिए नहीं, मैंने बोला जो कश्मीरी सिख है उनके लिए भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर लेडीज नहीं है कश्मीर की तो एक लेडी भी होनी चाहिए। तो हमने बोला कि 5 ऐसे मतलब रिप्रेजेंट करने चाहिए स्टेट असेंबली में, जो पार्लियामेंट डिसाइड करे। और ये बहुत ही एक सब क्योंकि हम वोट नहीं डिफरेंट जगहों पर है, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें यही तरीका है कि 5 लोगों को सरकार मतलब एक कानून बनाए और जिसके तहत वो हो। तो ये थे उत्पल कौल, जिनका ये कहना था कि खासतौर पर उनका जो फोकस है वो कश्मीर में जो मंदिर है उनकी जमीनों पर जिस तरह के अवैध कब्जे किए गए हैं, उनका ये मानना है कि SIT का गठन किया जाए और उन लोगों को पता लगाया जाए जिन्होंने इन जमीनों पर अवैध कब्जे किए हैं। वो कब्जे हटाए जाने के बाद उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जम्मू कश्मीर में LG प्रशासन भूमिहीन लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए गरीब लोगों के लिए भूमि आवंटन नीति के साथ लगभग तैयार है। विशेष रूप से वर्तमान में भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है और जिन लोगों के नाम पर जमीन थी उन्हीं के लिए सिर्फ मकान बनाए जा रहे थे। हालांकि घरों के निर्माण के लिए भी गरीबों को भूमि आवंटित करने के लिए सरकार के संभावित कदम से जम्मू कश्मीर में गरीब आबादी का एक बड़ा हिस्सा लाभान्वित होने वाला है। सीमावर्ती क्षेत्र जम्मू के अरनिया में पिछले 5 वर्षों से शांति है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर सीज फायर के कारण अरनिया के लोगों को राहत मिली है। किसान भी खुश हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इस इलाके में किसान गेहूं की कटाई कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि पहले जब भी उनकी फसल तैयार होती थी तो पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी शुरू हो जाती थी, इससे उनकी फसल तबाह हो जाती थी। किसान सीज फायर से काफी खुश हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरनिया गांव में, जहां एक टाइम पे जो पाकिस्तान है लगातार सीज फायर वायलेशन करता था, जिसके कारण जो है किसानों को जो है काफ़ी दिक्कतें जो थी वो झेलनी पड़ती थी। आज लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं। इस पूरे इलाके में जो है शांति है और किसान भी काफ़ी जो है खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सीज फायर बंद होने के कारण जो है लोगों को अपनी फसलें जो काटने में जो है काफ़ी जो है सहूलतें हैं वो मिल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी जो है खुशी है उनको इसको लेकर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम तरसेमलाल जी। पहले पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन करता ही, जिले फसल बढ़ने का टाइम आंदा ही ते लगातार गोलीबारी चलती थी। हूं कितना फर्क हूं काफ़ी फर्क है, 3-4 साल से काफ़ी फर्क है। और अभी समय समय से हम लोग मतलब है कि फसल को बिजाई कर रहे हैं और टाइम से काट रहे हैं और बड़ी खुशी और धूमधाम से मतलब है फसल की कटाई कर रहे हैं। जी, तो पहले कितनी दिक्कत आती है? पहले बहुत दिक्कत आती थी, फायरिंग आती थी। फायरिंग के दौरान हमें मतलब है जिमी को छोड़कर भागना पड़ता था, कभी आगे कभी पीछे, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। जी सर, तो सर क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह सर अभी तो शांति काल के दौरान मैं यही आपसे उम्मीद कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, तो जो फसल हम देख रहे हैं बहुत अच्छी फसल है और खुशी से हम फसल काट रहे हैं, बहुत बढ़िया फसल है। और शांति काल के दौरान जो हमारी फसल उगाई जाती है और पकने के टाइम पर इसको काटा जाता है और बड़े आराम से हम काट रहे हैं। पहले ऐसे था सर, फायरिंग चलती थी, फसल अगर पकने के टाइम पर जो पकी हुई फसल के बीच में जो गोले पड़ते थे वो फसल जलती थी और हम डर के मारे गाँव छोड़ के भाग जाते थे। हमारा काफी नुकसान होता था सर,
और उस नुकसान को गवर्नमेंट हमारे को कुछ भी नहीं देती थी। क्या देती थी? तो अब हम अपने आप को बचाने के चक्कर में रहते थे, तो फसल तो जो गई, लेकिन अभी 4 साल से, देर से 4 साल से ठीक है फसल जो आ रही है, मतलब कि बहुत बढ़िया आ रही सीमा है, पर शांति है शांति है और लोग भी यहाँ पर अच्छे है सर, रह रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। दलाई लामा मामले पर लद्दाख में प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस बीच हिल काउंसिल लेह ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके अनुसार दलाई लामा पर वायरल वीडियो को फैलाने और साझा करने वाले जब तक माफी नहीं मांगते उन्हें लद्दाख में प्रवेश करने से रोकने की बात कही गई है। LASDC Leh and the people of Ladakh stand in solidarity with His Holiness and pray for His Holiness long. NIA ने 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए हमले की जांच अपने हाथ में ले ली है। ये मामला पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में दर्ज किया गया था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले को NIA को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी थी। आगे बढ़ेंगे और बात कोरोना महामारी की करते हैं, जहां मामलों में आज कल के मुकाबले कमी दर्ज की गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,633 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 6,702 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कल कोरोना के 9,111 मामले सामने आए थे और आज 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज एक गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि अगर एक हफ्ते का अंदाजा लगाया जाए तो उससे बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अब तक 9 से 10,000 तक मामले सामने आ रहे थे। तो आज एक बड़ी गिरावट देखी गई है और एक्टिव संख्या की बात की जाए तो उसमें भी ज्यादा उछाल नहीं देखा गया है। अब एक्टिव संख्या जो है वो 61,000 के पार हो गई है। हालांकि 61,000 एक्टिव संख्या अपने आप में जो है वो एक चिंता का विषय है, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी कहा गया था कि कुछ दिनों बाद जो है वो मामलों में गिरावट दर्ज की जाएगी, तो आज इतने दिनों में पहली बार देखा गया है कि मामले जो हैं वो कम आए हैं और पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे थे और उसके चलते जो है चिंता लगातार लोगों के बीच बन रही थी, स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जो चिंता थी वो बढ़ी हुई थी। कहीं ना कहीं अभी एक राहत बड़ी खबर है कि आज जो है वो मामले कम आए हैं और अगर इसी तरीके से मामले कम आते हैं तो जिस तरीके से माना जा रहा था कि जो ग्रेजुअल डाउनफॉल होगा वो देखने को मिलेगा। कैमरामैन रविंदर के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में मौसम बदला हुआ है। कई जगहों पर बारिश हो रही है तो कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है। कुपवाड़ा जिले के मझाड़ हैहाम में भारी बारिश के कारण देवदार का एक पेड़ घर पर गिर गया, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उधर लगातार बारिश की वजह से कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाके की 3 सड़कें बाधित हैं। आगे बढ़ेंगे और कांगड़ा का धर्मशाला शहर पूरे तरह से G20 शिखर सम्मेलन के रंग में रंगा हुआ है। कल से होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो चुका है, जिनका एयरपोर्ट पर हिमाचली अंदाज में खास तरीके से स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर गद्दी लोक नृत्य के अलावा किन्नौर और पंगवाली लोक नृत्य के जरिए मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। धर्मशाला में आयोजित सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा होगी, जिसमें 20 देश के 70 वैज्ञानिक और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 19 और 20 अप्रैल तक आयोजित इस सम्मेलन के अलग अलग सत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होनी है। विदेशी मेहमानों को हिमाचल और कांगड़ा की विरासत, संस्कृति, कला, खान-पान और हैंडीक्राफ्ट से भी रूबरू कराया जाएगा। विदेशी मेहमान यहां योग के बारे में जानेंगे, चाय बखान, साथ ही कांगड़ा आर्ट म्यूजियम भी देखने जाएंगे। विदेशी मेहमानों के लिए गाला डिनर और सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन होगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक रूस, UAE, तुर्की, इंडोनेशिया के कई प्रतिनिधि धर्मशाला पहुंच चुके हैं।
वहीं 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे धर्मशाला पूरे तरीके से G20 शिखर सम्मेलन के रंग में रंगा हुआ है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पोस्टर बैनरों से पूरा धर्मशाला पाट दिया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर लग्जरी गाड़ियों की है जहां से प्रतिनिधियों को एयरपोर्ट से धर्मशाला के होटल तक पहुंचाया जाएगा। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एयरपोर्ट के बाहर नजर आ रहे हैं। और चौथी तस्वीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। 500 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां चाक चौबंद नजर आ रही हैं। 2 दिनों तक G20 शिखर सम्मेलन की यहां पर कई बैठकें होनी है। 5 सत्र रखे गए हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक संध्याएं होनी है। एक गाला डिनर का भी आयोजन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से किया गया है। वहीं चाय बगान के साथ साथ कांगड़ा का संग्रहालय भी देखने का मौका इन विदेशी मेहमानों को मिलेगा। G20 जो इवेंट पूरे देश में हो रही है और उसमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को चिन्हित किया गया है और आज प्रतिनिधि यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और उनके अभिनंदन और स्वागत के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद मोदी जी, जो एक इवेंट आपने G20 का हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला को दिया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये अध्यक्षता करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, ये पूरे देश का है। और यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी ऐसा विषय को लेकर के जो चर्चा होगी, यानी पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार अलग अलग विषयों के ऊपर जो चर्चाएं हो रही है, उसमें धर्मशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐसे विषय को लेकर के चर्चा होगी। उनका एक्सपोजर टूर भी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, वासुदेव कुटुंबकम ये हमारा सनातनी विचार है और इस विचार को लेकर के हमारी सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल की अब इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।